नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा मरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। जहां पढ़ाई बने आदत और हर दिन बढ़े आपकी काबिलियत। लक्ष्य लाइब्रेरी, गौशाला चौक, मधुबनी। मधुबनी में जाली नोट गिरोह का पुलिस ने किया भंडाफोड़, 2 अपराधी को किया गया गिरफ्तार। 6,44,000 नकली करेंसी, प्रिंटर व अन्य उपकरण हुए बरामद। नेपाल कनेक्शन का हुआ खुलासा, अन्य आरोपी की तलाश है जारी। मधवापुर के बिहारी गांव में एक शर्मनाक घटना आई सामने। कर्ज विवाद में महिला को अर्धनग्न कर खंबे से बांधकर पीटा, दहशत में ग्रामीण रहे खामोश। पुलिस ने बचाकर अस्पताल में कराया भर्ती। मधुबनी में SC/ST थाना द्वारा कार्रवाई करते हुए मारपीट व जाति सूचक गाली मामले में फरार आरोपी उदय यादव को किया गया गिरफ्तार। पीड़ित की शिकायत पर मामला हुआ था दर्ज, भेजा गया जेल। जयनगर में आय से अधिक संपत्ति मामले में EOU के द्वारा की गई बड़ी छापेमारी। कार्यपालक अभियंता के दफ्तर व आवास पर 6 घंटे तक की गई जांच। लंबी जांच के बाद साक्ष्य जुटाने में जुटी टीम। मधुबनी में गैस आपूर्ति को लेकर अफवाहों पर प्रशासन है सख्त। DM SP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। तय अंतराल पर मिलेगा सिलेंडर, कालाबाजारी पर होगी सख्त कार्रवाई। मधवापुर के सहारघाट के त्रिमोहान चौक पर 2 बाइकों की आमने सामने हुई टक्कर, 2 युवकों की हुई मौत, 4 युवक हैं घायल, 2 की हालत है गंभीर, सभी का इलाज है जारी। मधुबनी में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बाल श्रम टास्क फोर्स की हुई बैठक। दोषी नियोजकों पर सख्त कार्रवाई के दिए गए निर्देश। ई-रिक्शा संचालन व ईंट भट्टों पर संयुक्त अभियान चलाने का दिया गया आदेश। मधुबनी में जल निकासी को लेकर मिली बड़ी राहत। राज कैनाल नाला से 60% शहर का पानी निकलना हुआ शुरू। नए नालों से कई इलाकों में जल जमाव से मिलेगी निजात। मधवापुर में पैक्स अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के लगे आरोप। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ग्रामीणों ने जताया विरोध। ऋण घोटाला, धान खरीद में गड़बड़ी के आरोप हैं शामिल। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी में जाली नोटों के अवैध कारोबार पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। गुप्त सूचना के आधार पर रेलवे स्टेशन के पास चलाए गए सघन जांच अभियान में एक संदिग्ध को पकड़कर तलाशी ली गई, जिसके पास से भारी मात्रा में नकली करेंसी बरामद हुई। पूछताछ में आरोपी ने अपने साथी का नाम उजागर किया, जिसके बाद गया में छापेमारी कर दूसरे अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान 6,44,000 के जाली नोट, प्रिंटर, कटर सहित कई उपकरण जब्त किए गए। पुलिस के अनुसार गिरोह का नेटवर्क नेपाल तक जुड़ा हुआ था। फिलहाल दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दिनांक 15 मार्च 2026 को रात्रि लगभग 8:10 पर गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि मधुबनी रेलवे स्टेशन के पास एक व्यक्ति जाली भारतीय करेंसी नोट के साथ आने वाला है। सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक मधुबनी के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 1 के नेतृत्व में नगर थाना मधुबनी द्वारा 2 छापामारी दल गठित कर रेलवे स्टेशन के दोनों निकास द्वारों पर सघन जांच अभियान चलाया गया। रात्रि करीब 10:25 पर एक संदिग्ध व्यक्ति गेट संख्या 2 की ओर से आता दिखाई दिया, जो पुलिस जांच को देखकर भागने लगा। पुलिस बल द्वारा तत्परता से उसे पकड़कर पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपना नाम सूर्यदेव कुमार उर्फ सूरज कुमार बताया।
तलाशी लेने पर उसके बैग से भारी मात्रा में जाली भारतीय करेंसी नोट बरामद किए गए। पूछताछ में सूर्यदेव कुमार ने बताया कि बरामद सभी नोट जाली हैं, जिन्हें वह उदल पासवान से लेकर नेपाल के एक व्यक्ति को देने जा रहा था। इसी संबंध में नगर थाना कांड संख्या 133/26 दिनांक 16 मार्च 2026 धारा 179, 180, 181, 182 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। सूर्यदेव कुमार की निशानदेही पर गया जिला अंतर्गत उदल पासवान के घर छापेमारी की गई, जहां से भी भारी मात्रा में जाली नोट बरामद हुए। पूछताछ में उदल पासवान ने बताया कि वह बोध गया के गौतम नगर स्थित सत्येंद्र पासवान के किराए के मकान में जाली नोट छापने का कार्य करता है। इसके बाद उक्त स्थान पर छापेमारी कर जाली नोट छापने के उपकरण, असली नोट के नमूने तथा भारी मात्रा में नकली मुद्रा बरामद की गई। दोनों अभियुक्तों के पास से कुल 6,44,000 के जाली नोट एवं 3,200 के असली नोट बरामद किए गए। इनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर इस गिरोह से जुड़े अन्य अपराधियों की पहचान एवं गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है तथा मामले में विधि सम्मत अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वहीं बरामदगी में 500 रुपए के जाली नोट 433 पीस, 500 रुपए के असली नोट नमूना 56 पीस, 200 रुपए के जाली नोट 1847 पीस, 200 रुपए के जाली नोट नमूना 4 पीस, 100 रुपए के जाली नोट 295 पीस, 100 रुपए के जाली नोट नमूना 4 पीस, कलर प्रिंटर मशीन 1, नोट कटर मशीन 3, ट्रांसपेरेंट टेप 1, अन्य टेप 1, रबर 100 पीस, स्केल 2 पीस, कैंची 1, स्टेपलर 1, रेजर ब्लेड 1 शामिल है। गिरोह को पुलिस ने पकड़ा है कल। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इनके पास से करीब 6 लाख रुपए भारतीय नकली करेंसी पुलिस ने बरामद की है। इसमें 500 के नोट हैं, 200 के हैं और 100 रुपए की भी है। इन लोग के पास से एक ये नकली नोट बनाने का प्रिंटर, जो कि बेसिकली HP लेजर जेट का प्रिंटर है, उसमें ये लोग फोटोशॉप करके और अन्य सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके ये फ़ोटो बनाते थे। जो कागज़ का ये लोग इस्तेमाल करते थे वो पुलिस ने जब्त किया है। नोट को काटने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स इनके पास से मिले हैं और प्रिंटर की जो स्याही होती है, इंक है, वो सब पुलिस को मिला है। देखिए, पुलिस को एक गुप्त रूप से सूचना मिली थी इस गैंग के बारे में। उस पर हमारी टीम STPO सदर के नेतृत्व में टाउन थाना अध्यक्ष और बाकी लोग काफ़ी टाइम से इस पर काम कर रहे थे। तो कल इसमें सूर्यदेव कुमार और सूरज कुमार, ये हरनौत जिला नालंदा का रहने वाला है। इसको नोट खरीदने के बहाने से यहाँ हम लोग ने बुलवाया था और इसकी गिरफ्तारी हुई तो इसके पास से करीब 1 लाख रुपया नकली नोट मिला। जब इससे कड़ाई से पूछताछ हुई कि ये नोट आते कहाँ से हैं, तो इसने नाम बताया उदल पासवान का, जो कि बोध गया का रहने वाला है। तो फिर हमारी टीम यहाँ से गई और इसको गया जिले से अरेस्ट किया गया। जब इसके घर पे छापेमारी हुई, उदल के घर पे, तो ये जो बनाने का पूरा सामान है ये वहाँ से प्राप्त हुआ। फिर इसको गिरफ्तार करके यहाँ लाया गया। दोनों से कल पूछताछ हुई, दोनों ने अपना अपराध स्वीकार किया है। पूछताछ में ये पता चला है कि इसको बनाने के लिए जितना भी सामान है ये लोग लोकल मार्केट से ही इन्होंने प्राप्त किया था और इस पैसे को ये लोग, जैसे किसी जिले में अगर किसी व्यक्ति ने फ़ोन किया कि उसे इस प्रकार के नोट की आवश्यकता है, तो ये लोग बहुत कम दाम में कुछ प्रतिशत कमीशन लेके इस प्रकार के नोट्स को अवेलेबल कराते थे। और खुद भी ये लोग गया में, नालंदा में जहाँ रहते हैं, तो आसपास भी लोकल तरीके से उस नोट को ये खपाने की कोशिश करते हैं। हम लोग अब ये पता कर रहे हैं गया से और नालंदा से कि इन लोगों पे और कितने आपराधिक मामले पहले से दर्ज है। पूछताछ में ये लोग पता चला है कि ये लोग करीब लगभग 2 साल से इस प्रकार का काम ये लोग कर रहे हैं। तो इस गिरफ्तारी से एक बहुत बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है और यदि ये लोग पकड़े नहीं जाते तो बहुत इस प्रकार के नकली नोट बना के लोग सर्कुलेट करते। और ये सारे जितने नकली नोट मिले हैं, उसको देखने से प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही लो क्वालिटी के जाली करेंसी नोट्स हैं। तो पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। इनको हम लोग जेल भेज रहे हैं और स्पीडी ट्रायल चला के जल्द से जल्द इन लोग को हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। कितने रुपए के सब बरामद? लगभग 6 लाख रुपए बरामद हुआ है टोटल मिला के। और ये लोग कब से कारोबार में जुड़े हुए? ये लोग करीब 2 साल से काम कर रहे हैं। ये लोग नालंदा और गया में रहकर ये काम करते थे। जो बनाते थे ये लोग वहीं पे लोकली आसपास उसको खपाते थे। लेकिन हम लोग को जब सूचना मिली इस गैंग के बारे में, ये इसमें से एक आदमी यहाँ पे आने वाला है, तो इसको घेराबंदी करके अरेस्ट किया गया, पूछताछ की गई और उसकी निशानदेही पे तुरंत रात में गया जिले में छापेमारी हुई।
उदल के घर पे। तो उदल के घर पे जब छापेमारी हुई तो ये सब बनाने का सामान वहीं से प्राप्त हुआ है। मधुबनी में क्या नेटवर्क है इसका? देखिए, मधुबनी में ये जब आया था तो हम लोग ने इसको तुरंत आते ही पकड़ लिया, लेकिन मधुबनी में हम लोग को ये पता चला ये पहले कभी आया नहीं था, ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया था और आते ही ये पकड़ा गया। लेकिन 2 साल में इसने कहाँ कहाँ क्या क्या किया है, इस पर पुलिस की अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और इसमें हम नालंदा और गया पुलिस से भी संपर्क कर रहे हैं। सर मधुबनी में यही है या कोई और है? इसमें यही दोनों मास्टरमाइंड है, यही दोनों मिलकर कर रहे थे। मधुबनी में भी नकली नोट का देखिए, यहाँ पे ये लोग किसी को बेचने आए थे, बस दैट्स ऑल। यहाँ ये लोग बनाते नहीं थे, सप्लाई वगैरह। हाँ। ये अभी तक कितने सर्कुलेट हो चुके हैं नकली नोट मधुबनी में? देखिए, मैंने ऐसा आपको बताया कि इनके पास से जो पैसा मिला है वो यहीं सर्कुलेट करने आए थे ये लोग, 6 लाख रुपया, तो वो तो पुलिस ने पकड़ लिया है। लेकिन गया और नालंदा में रह के ये लोग क्या कर रहे थे, ये अभी छानबीन का विषय है, तो इस पर हम लोग पता कर रहे हैं। धन्यवाद। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधवापुर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां कर्ज विवाद में एक महिला के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। बिहारी गांव में पूनम देवी को अर्धनग्न कर बिजली के खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटा गया। आरोपियों के खौफ से कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को इलाज के लिए सीएससी में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि निजी कंपनी के लोन विवाद को लेकर यह घटना हुई। डॉक्टरों ने जांच जारी होने की बात कही है, वहीं पुलिस ने शिकायत मिलने पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मधवापुर प्रखंड के बिहारी गांव में एक महिला के साथ अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार महिला को अर्धनग्न कर बिजली के खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटा गया। आरोपियों के डर से वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति ने पीड़िता को बचाने की हिम्मत नहीं दिखाई। बाद में किसी की सूचना पर मधवापुर थाना की पुलिस सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार के नेतृत्व में महिला पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और पीड़िता को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि यह घटना एक निजी कंपनी से लिए गए ऋण की राशि का भुगतान नहीं करने के विवाद को लेकर हुई। पीड़िता की पहचान पूनम देवी के रूप में हुई है। वहीं दूसरे पक्ष की हीरा देवी और रूबी देवी सहित अन्य महिलाओं ने मारपीट के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने केवल डराने के उद्देश्य से उसे खंभे से बांधा था। दूसरे पक्ष का यह भी आरोप है कि पंचायत के दौरान सरपंच द्वारा समझौता कराया गया था, जिसमें पूनम देवी से बाउंड पेपर पर लिखित सहमति ली गई थी। इसके बावजूद वह ऋण की राशि जमा नहीं कर रही है। हालांकि पीड़िता पूनम देवी का कहना है कि उसने 10,000 रुपए के मूलधन के बदले अब तक 4 लाख रुपए चुका दिए हैं, फिर भी उसके नाम पर बकाया दर्शाया जा रहा है। यह घटना मंगलवार को दोपहर करीब 2 बजे की बताई जा रही है। पीड़िता का इलाज कर रहे डॉक्टर विजय प्रसाद ने बताया कि उसके शरीर पर काफी चोटों के निशान पाए गए हैं, लेकिन एक्सरे रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। वहीं थाना अध्यक्ष हर्षराज ने कहा कि इस मामले में लिखित शिकायत मिलने पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बताइए तो क्या हुआ मामला, क्या नाम है आपका? कहाँ घर है? क्या हुआ है आपके साथ? 10,000 के 4 लाख रुपया दे दिए। हाँ। किस्ता भरी छलिए ना, किस्ता भरी छलिए। हाँ। तो ये 7 लाख रुपया लिख ले। तो थाना में निवेदन दिली। तो बड़ा बाबू उनका बोले तो बड़ा बाबू तो वही पंचायत में बुलायल रहे सब आदमी के। तो वह कहली ना, तो सब पूछलखिन बड़ा बाबू सब बात। तो कहली बड़ा बाबू के समय पे किस्ता भरे छी। पूछा कथी कहिए मुकेश हमार बनोई घर है। तो बड़ा बाबू कह कि तोर बनोई घर है तो लगा तो फोन। तो लगल के फोन, तो फोन लगल के तो बनोई करके पूछल कि बड़ा बाबू सरे किस्ता तुम्हारे नाम के घर पाली पे उठा है तो कौन भरा है? तो पूनम देवी भरा है। तो बड़ा बाबू कागज पकड़ कत्ता भरी छी किस्ता? गाँव में लोन के हाँ। के मतलब कथी कंपनी के नाम है, केकरा से लोन ले छी? बस लेन वाला है। अभी क्या घटना हुआ है? अभी क्या हुआ है? आज क्या हुआ है?
अभी सब झगड़ा लड़ाई के कोनो आगे ना है। हम खाना बनैली है, खाना बना के डेयरी पर बैठल छी, कुर्सी पर। मैंने आपके साथ क्या किया है सो बताइए। कुर्सी पर बैठल छलिए आ सबे तिलाई मुखिया के घर वाली दोनों तीनों पुतौ, शनिचर के पुतौ, शनिचर के घर वाले लखना के पुतौ सब गेले। हम कुर्सी पर छिए, उतरे देखने बैठल छी। सोझे झोटा पकड़ लाई, खींच लाई, ले ले चल लाई। हम चितियाई थी कगुरे क्यों नहीं जाए। वही के बाद की क्यों वो गली में उठा पटके चल के चले पितारिया मार फोर पार नहीं कर। हम मार के आयल पोल में बांध दे रहे। बांधला के बाद मारल के घर के अंदर ला गेलिए, फोटो खींच के तो खल्ला पर मारल। फिर छूट लिए केना वहाँ? बड़ा थाना में फोन करके तो बड़ा बाबू सब गेलिए तो छोड़े लगा। की नाम कहली अपन? पूनम देवी। पति के? अरुण महतो। कै नंबर वार्ड में घर है? 7 नंबर में। 7 नंबर में। ठीक। बउआ तो केकर लड़का छै? पूनम देवी के। पूनम देवी के? तोरे माय के बांध देन छलो? नहीं, हमर बड़की माई है। बड़की माय के? कथी नाम है बड़की माय के? पूनम देवी। पूनम देवी ओकरे बांधले छलै? मारबो केल के लोग? हाँ, ये उ नहीं है करके। हाँ, रोशनी के धाय। हाँ, उ एक चमेटा मरल के। कथी ला मरल के? करके साड़ी में पहने चले ना। हाँ, वही लागे। तब कैला झगड़ा भेले से तोरा नहीं मालूम है? नॉल लागी झगड़ा में। नॉल लाग भेले? हाँ। लोन ला? हाँ। अच्छा, लोन लेने है? हाँ। के लेने है लोन? हमारे बड़की माई। अच्छा, ठीक। समर्थन में है, सबको उपकार होना चाहिए। सभी आदमी अपना अपना बहुमूल वोट दे करके इनको विजय बना। कैसे कह सकते हैं कि अमरिंदर जी एक अच्छे पैक्स उम्मीदवार अच्छे पैक्स उम्मीदवार है। 3 साल से लड़ते आ रहे हैं लेकिन सफल नहीं हुए। इस बार सफल होना जरूरी है। अपना नाम बताइए। घनश्याम मिश्रा, कहाँ का? रामपुर। जी नमस्कार सब मीडिया वाले को। मैं अनिल मिश्रा बोल रहा हूँ। जहाँ भी जाते हैं वहाँ ये सब मिलता है जो पिछले जो भी हुआ वो सब हमारे लोग के साथ में गलत हुआ, काम अच्छा नहीं हुआ। अभी जो है फिलहाल हमारे अमरिंदर कुमार मिश्र जी खड़े हैं, उनको जो है लोग यही कह रहे हैं जो हम लोग आपसे काम से आपको जिताएंगे, आपको काम देखेंगे, आपको सहमति करेंगे। और हर जगह जो यही प्रचार हो रहा है जो हमारे किसान इस बार सही बदलाव के रूप में आएंगे और सही ढंग से हम लोग उनको विजय बनाएंगे। धन्यवाद। नाम बताओ ना। कथी नाम है? नहीं ओकर नाम कथी है? पूनम देवी। अच्छा तो हमरा सबके किस्सा उठा लेलक। जाय दिन नहीं लेबे के दिन गोर धके घर में दादा के कहले। ग्रुप चलाबै छी यहाँ सब? आ उठाइल हो गेली त आप हम नहीं देबे। कमेटी चलाबै छी ग्रुप? ना ओने उठवा लेलक के हमरा जरूरी है दे। कहाँ से किस्त उठेने है? अथी वाला सब में से गुरु अथी कथि कहै छी प्राइवेट कंपनी सब से। हां वही समय तो उठाइए। ओ त ई गांवे के महिला है? हां, सब के उठवा के ले ढवा को की कहलक लगा के हम भर देबो आ ना भरी अपन किस्सा भर ले हम आरो भर ले आरो ना भर। कहाँ पुलिस के शिकायत करती है ना? पुलिस के शिकायत हम समाजो से ले लिया, समाजो से करके जे करबा से करेगा। हम तो ना कुछ बोलबो, अभी समाज हो लिया तब मारली ओकरा। मारलिए ना हम सब से हम गेलिए कहे तू चट्टानी हमरा झोटा पकड़ भोरे से उसको गाड़ी दै छै। ओकरा बांध के मारै छै? ना बांधले सीधा आके बांध देली, मारलिए ना हम सब को थप्पड़। ओ बांधलिए खाली? हां बांधले रहली, मारलिए ना। जहां जाती तहां हम सब देला तैयारी छी। त की चाहे छी? खाली और अथे छी सबे। अहाँ की चाहे छी? हमर ढावा खाली किस्ता भर दे, हम सब कुछो न बोलबे। ओ तो कौन वार्ड में घर है के? हमर घर ही वार्ड में 7 वार्ड में है। की नाम भेले? रूबी देवी। आ ओकर नाम जेकरा बनले? पूनम देवी। पूनम देवी। हां तो ओकरो घर यही वार्ड में है? हां यही वार्ड में, वहां बगल में है। तब हमर के नाम सरना रहतु पाए त ना लेव केकरो नाम से। तो पुलिस के कहलिए सब बात? हां ना पुलिस के हम तो नहीं कहले रही, गांव से समाज के कहल, समाज कह के हम ना कुछो कहे दा। अभी सब समाज आली पुलिस के कह कहल के या एक बेर जाके पूछ लो, हम पूछे गेलिए। उ चट्टानी झोटा पकड़ लेके गाड़ी देबे लगली। तो अहाँ के किस्त उठेने अहाँ नाम पर और केकरा सब के नाम पर उठेने? सब के नाम है, एक जगह तो हमरा टोले में। अहू के नाम पर उठेने है? हमर बेटी है काम में, वो तो बस है बेनीपट्टी। हां ओकरा बोला के आ किस्ता उठवा लेल ओकरा नाम पर 4 कते कते के?
45,050 40,000 आहा के नाम पर हमारा यार 50,000 और 40,000 तेने आरो है भर ले वो आरो हम अपने भर ले चिले भरिए तो कहत सुतरो गेली अतय लो भरी तो तोरा घर वाला के हम न जाने दो हमरा दे के बहन छोरा के गो हाथ पकड़ के हम छोड़ जगह ला के लोन करवा ले नहीं हमरा कथि करला तो बन की धो के हमरा दे गलो हम तो सरकार धराई लै छी सर तोहर जमीन तोर पैसा हमरा पैसा जना कमा के भेजे न हमर घर वाला तोर पैसा और पैसा ले ले हमें दोसर वाला सब दे ले ना उता सब हम उठबै छी तो तोर पैसा द दूं हमरा दे दे हम ठग गुस्सा का से घर वाला के जानू न देला कथि करला तोर घर वाला न दे आहा के नाम पर कोई लोन लेने हैं 4 गो आहा के नाम पर हमरा नाम पर कितने हजार 40,000 50,000 40,000 दू गो एगो 50,000 आहा के कई के नाम भेल एगो में ले 70,000 नाम की बोल 70,000 पूरा देने उठाई तेने मगर पूरा दे सब पैसा धरवा के ले लेबा न दे यो हम खाना के लिए काट दे कहलो हम बोलू एना मुखा खा के दे रहू आ बोलू हम तोरा घर वाला के नहीं जाने दे हम चुप हम अपने भर देबो आ एको को नहीं भर के नाम है सिला दे तो इला पकड़ के मारा ली है से कानून से ले ना मारली ना किस्ता वाला आयल छली ना तुम बोल के तू बादे में भरवाई ना चल किस्ता वाला के कह दे तू कह दे हम नहीं भर तो कथि करबो तोरा बेटा जे खा देबो साथ खा देबो नहीं भरबो कैला हम लोग खार कर दिए अपने कपड़ा लता सब खोल ले बताइए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बताएंगे। नमस्कार, मैं अमिंद्र कुमार मिश्रा उर्फ तमाम मीडिया बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं मधवापुर पैक्स अध्यक्ष पद हेतु अपना उम्मीदवारी दिया हूं और मैं कुछ कहना चाहता हूं उसके बारे में, इसलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया हूं। बताइए क्या पैक्स में आप चुनाव लड़ रहे हैं, पीछे भी आप पहले भी लड़ चुके हैं, क्या उद्देश्य है इस बार बदलने का और वोटर के पास किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं आप? जैसा कि मैं तीसरी बार इस बार पैक्स का अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा हूं और इस बार जनता का सहानुभूति और बदलाव की भावना जो है वो पूरे है। जैसा कि जानकारी सभी को मैंने देना चाहता हूं कि मधवापुर पंचायत पैक्स की प्रति है मतदाता सूची 831 मतदाता है, लेकिन लगभग इसमें विलोपन जो मृत मतदाता जो है लगभग 150 मतदाता है, जो अभी तक इनको हटाया नहीं गया है। उसका सबसे बड़ा कारण है जो कि सभी मतदाता के नाम से मौन है और नौनी का सूची भी मेरे पास में है जो कि 248 मतदाताओं पर लोन है। मैं चाहता हूं मधवापुर पैक्स जो एक अच्छा पैक्स हो, इसके लिए मैं अपना चुनाव लड़ रहा हूं। अभी क्या हो रहा है जिसको गलत जो आप उसको हटाना चाहते हैं अभी के पैक्स जो चल रहे हैं? और आपने लोन की भी बात किया तो उसके बारे में डिटेल से थोड़ा बताइए। लोन का जैसे कि मधवापुर में लोन जितने का भी पता लोन मिला हुआ है, किन्हीं को पासबुक नहीं मिला हुआ है, किनके ऊपर लोन है किनके ऊपर लोन नहीं है ये किसी भी पैक्स सदस्य को पता नहीं है, पारदर्शिता है ही नहीं उसमें। और क्या क्या हो रहा है गलत जिसको आप बदलना चाह रहे हैं? जैसा कि धान अधिप्राप्ति जो 10-20 किसान 10-15 किसान जो परिवार हैं उनको ही सिर्फ फायदा मिल रहा है, आम किसानों को कोई फायदा उससे नहीं मिल रहा है। फिर आपको अगर आपको बहुमत मिलता है, जनता आपको चाहती है, विजय दिलाएगी, तो फिर आप की क्या प्राथमिकताएं होगी? मेरा सबसे पहला प्राथमिकता होगा जो पूरे पंचायत में जितने भी मतदाता हैं वो हर परिवार से एक कम से कम सदस्य होना जरूरी है, जो मैं कोशिश करूंगा जो हर परिवार का एक सदस्य पैक्स का मतदाता हो। ओके। दूसरा जो है जितने भी लोनी हैं उनका जो पासबुक अभी तक नहीं मिला है, जो 40 साल से एक ही परिवार जो कुंडली मार के बैठे हुए हैं उनको सभी मतदाता को पासबुक निर्गत कराना, अध्यक्ष कोई भी रहे। और तीसरा जो है जो भी काम होगा
वो पारदर्शिता के होगा और लगभग साल में कम से कम 3 आम मतदाताओं के साथ बैठ के इस पर राय मशवरा करके सारा काम करेंगे। जैसे लोन दिलाना हुआ, लोन की प्रक्रिया होगी, खुद जो बैंक सदस्य हैं जिनका लोन पास होगा उनको मैं बैंक साथ में लेकर जाकर के उनको लोन दिलाऊंगा। वोटरों को क्या संदेश देंगे? वोटरों को मैं संदेश यही देना चाहता हूं, जो मैं इस बार तीसरी बार अपना उम्मीदवारी दिया हूं और सभी आदमी एक बार हमें मौका दे और आगे मैं उस पर खरा उतरूंगा। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, आपने देखा भी इस महिला को, क्या लगा डायग्नोसिस में? इसको बदन में चोट है, दर्द की शिकायत बोल रही है। हाँ, हम लोग एक्सरे कराते हैं, फिर फाइंडिंग्स होगा उस हिसाब से। एक्सरे के बाद, एक्सरे होने के बाद बताया जाएगा। एक्सरे होने के बाद हम फिर फाइंडिंग्स बताएंगे। अपना शुभ नाम बताएं। डॉक्टर विजय प्रसाद। डेन न्यूज के लिए मधवापुर से एस.के. दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में एससी/एसटी थाना पुलिस ने मारपीट और जाति सूचक गाली गलौज के मामले में फरार चल रहे उदय यादव को गिरफ्तार किया है। वह लदनिया थाना क्षेत्र के नोनदरही गांव का निवासी है। पीड़ित रंजीत राम की शिकायत पर पुलिस ने एससी/एसटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी लगातार छिपता फिर रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई कर उसे धर दबोचा। मधुबनी जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के क्रम में एससी/एसटी थाना पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी। पुलिस ने मारपीट एवं जाति सूचक गाली गलौज के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान लदनिया थाना क्षेत्र के नोनदरही गांव निवासी उदय यादव के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित रंजीत राम द्वारा एससी/एसटी थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। अपने आवेदन में उन्होंने आरोप लगाया था कि उदय यादव ने उनके साथ बेरहमी से मारपीट की और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्हें अपमानित किया। इस गंभीर घटना को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम सहित अन्य सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की। मामला दर्ज होने के बाद से ही आरोपी गिरफ्तारी के भय से फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के उपरांत आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी कर आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले में कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। जयनगर में मंगलवार को भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। आय से अधिक संपत्ति मामले में आर्थिक अपराध इकाई पटना की टीम ने नॉर्थ बिहार पावर कंपनी के कार्यपालक अभियंता के कार्यालय और उनके किराए के आवास पर एक साथ छापेमारी की। करीब 6 घंटे तक चली जांच में अधिकारियों ने कागजात खंगाले और कर्मचारियों से पूछताछ की। टीम का नेतृत्व डीएसपी माधुरी कुमारी और डीएसपी स्वाति कृष्णा ने किया। वहीं ईओयू ने कहा कि सभी पहलुओं की जांच के बाद ही आधिकारिक जानकारी साझा की जाएगी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में आर्थिक अपराध इकाई पटना की टीम ने मंगलवार को नॉर्थ बिहार पावर कंपनी के जयनगर विद्युत आपूर्ति प्रमंडल में पदस्थापित कार्यपालक अभियंता के कार्यालय एवं उनके किराए के मकान पर छापेमारी की। ईओयू की डीएसपी माधुरी कुमारी ने 6 सदस्यीय इंस्पेक्टर टीम के साथ कार्यालय में, जबकि डीएसपी स्वाति कृष्णा ने 6 सदस्यीय टीम के साथ उनके निजी आवास पर कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान विभाग से जुड़े कर्मियों से पूछताछ की गई। इस अभियान में दंडाधिकारी के रूप में नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी सुनील कुमार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी नागेंद्र पूर्वे, थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर अमित कुमार, एसआई मोनिका कुमारी तथा बीएमपी जवान शामिल रहे। करीब 6 घंटे तक चली इस कार्रवाई में कार्यपालक अभियंता से विभिन्न बिंदुओं पर पूछताछ करते हुए कागजातों की जाँच की गई और विभागीय कर्मियों से भी जानकारी ली गई।
कार्यपालक अभियंता पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप है। हालांकि ईओयू की डीएसपी स्वाति कृष्णा ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देने से परहेज करते हुए कहा कि सभी स्थानों पर जांच पूरी होने के बाद वरीय अधिकारियों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि टीम ने सभी पहलुओं की जांच की है तथा संबंधित अधिकारियों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। थोड़ा बता दीजिए सर, हम लोग को तो वहाँ से डी सर कर दिए होंगे पटना से। कुछ ब्रीफ कर दीजिए क्या है। यहाँ से कुछ नहीं, डी सर डीआई सर वही करेंगे। आपका सब अखबार का तो है ही है, हम लोग भी कुछ जवाबदेही बनती है ना सर, इसलिए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, आरओ वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहाँ पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी, इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
लाल बाबू ज्वेलर्स। मधुबनी में एलपीजी को लेकर फैली अफवाहों पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए स्थिति स्पष्ट की है। जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि जिले में गैस की कोई कमी नहीं है। आपूर्ति तय समय सारणी के अनुसार जारी है। शहरी क्षेत्रों में करीब 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन के अंतराल पर सिलेंडर दिए जाएंगे। अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों से दूर रहने और कालाबाजारी की सूचना तुरंत देने की अपील की है। जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमजन से शांति एवं संयम बनाए रखने की अपील की गई। जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिले में एलपीजी गैस की किसी प्रकार की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर अफवाहों के कारण लोगों में अनावश्यक घबराहट देखी जा रही है, जो पूरी तरह निराधार है। जिला पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि गैस की आपूर्ति पूरी तरह व्यवस्थित है और निर्धारित समय सारिणी के अनुसार वितरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक उपभोक्ता को लगभग 25 दिनों के अंतराल पर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 45 दिनों के अंतराल पर गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। यह व्यवस्था उपभोक्ताओं की संख्या और उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। पुलिस अधीक्षक ने भी लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और यदि कहीं गैस की कालाबाजारी या अवैध भंडारण की सूचना मिले तो तत्काल प्रशासन को सूचित करें। उन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि जिले में पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध है और आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। अधिकारियों ने आम नागरिकों से सहयोग की अपेक्षा करते हुए कहा कि धैर्य रखें और निर्धारित समय के अनुसार ही गैस प्राप्त करें। अंत में जिला प्रशासन ने पुनः दोहराया कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है तथा सभी को समय पर गैस उपलब्ध कराई जाएगी। 576 इस लैंडलाइन नंबर के माध्यम से भी कोई भी अपनी फुलफिल कर रहे हैं। हमारे 102 जो एजेंसी मधुबनी जिला में है वो पूरी तरीके से प्रतिबद्ध तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं और हम लोग प्रशासन के माध्यम से लगभग 38 धावा दल पूरे जिला में 5 अनुमंडल 2100 प्रखंड में 38 धावा दल यहां से बना के पिछले 4 से 5 दिन लगातार हम लोगों का धावा दल जमीन पे काम कर रहा है। पुलिस जहां जहां आवश्यकता है लगातार हर जगह पे पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से खड़े होके लोगों की सहूलियत के लिए वहां पे एजेंसी पॉइंट पे भी आराम से लोगों को दिलवाने का पूर्ण रूप से उस चीज को प्रयास कर रही है। और हर दिन के हिसाब से जो हम लोगों के पास जो हम लोग निगाहें बना रखे सारी चीजों पे उसमें सिचुएशन और पॉजिटिव ही हर दिन के हिसाब से होती जा रही है, जो कि अब बहुत जल्दी सामान्य की तरफ बढ़ रही है। इसके लिए हम लोग जनता के लिए किसी भी तरीके की कंप्लेन हो, शिकायत हो, इसके लिए अलग अलग माध्यम से शिकायत का चैनल ओपन किए हैं। IOCL, BPCL, HPCL अपने भी नंबर जो हैं वो सभी के लिए इशू किए हैं, जो कि आपके मीडिया के माध्यम से भी प्रचारित किया गया है इसको। जिला प्रशासन भी अपना एक लैंडलाइन नंबर जो हमारा आपदा का नंबर है उसको जनता के लिए ओपन किए हैं और सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक ये कंट्रोल रूम चालू रहेगा और किसी भी तरीके की शिकायत इस लैंडलाइन नंबर पे आती है जो कि 06276 222 576 06276 222 576 इस लैंडलाइन नंबर के माध्यम से भी कोई भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं अगर आपको कहीं पे कोई चीज महसूस होती है इस विषय को लेकर। दूसरा, पिछले 5 से 6 दिन से हम लोग अपना जो फेसबुक पेज है जिला प्रशासन का, ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोगों के फेसबुक पेज का काफी वाइड सर्कुलेशन है जिला में, तो उसके माध्यम से भी एक गूगल फॉर्म को फ्लोट किया गया और उस पर भी 1000 के लगभग हम लोगों को जितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनको बहुत त्वरित गति से उन सभी शिकायतों का निवारण किया गया और उनको सभी उपभोक्ताओं को जिनका भी शिकायत प्राप्त हुआ है अगर वह सभी जो टेक्निकल चीज है उसको पूरी करते हैं उस प्रोसेस की तो उनको सिलेंडर को मुहैया भी कराया गया। और बहुत सारे उन उपभोक्ताओं का हमको पुनः फिर मैसेज भी आया हमारे चैनल पे हमारे सिस्टम के माध्यम से कि उनको वो सिलेंडर्स प्राप्त हुए हैं जिन्होंने भी वो शिकायत की गूगल फॉर्म के माध्यम से। शुरुआत में ये बढ़ी हुई जो अत्यधिक डिमांड थी एकाएक, इसकी वजह से IOCL के सर्वर पे ओवरलोड आया, तो शुरू में 2 से 3 दिन में वो सर्वर के ओवरलोड होने पे टेक्निकली उसको एडजस्ट करने में थोड़ा समय लगा और जिसकी वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑथेंटिफिकेशन कोड था
उसमें थोड़ा जो है हमारे उपभोक्ताओं को थोड़ा डिले का सामना करना पड़ा। लेकिन ये तकनीकी सिचुएशन थी कि एकाएक जो डिमांड का जो जंप आया था, एकाएक जो लोगों ने अत्यधिक बुकिंग करना शुरू कर दी थी, उसकी वजह से ये टेक्निकल ग्लिच था। उसको आईओसीएल ने निवारण उसका कर दिया है। अब डीएसी का इशू लगभग ना के बराबर, हम लोगों को जो कंप्लेन भी प्राप्त हो रही है उसमें ना के बराबर लगभग कंप्लेन आ रही है। एक मिस कॉल वाला इशू कल तक भी बना हुआ था, उसको भी आईओसीएल ने लगभग उसका भी निवारण कर दिया है। अब वो भी सामान्य की तरफ चीजें जा रही हैं। तो अब जो भी एकाएक जो सिचुएशन क्रिएट की उसको सामान्य करने में जो पूरी टीम की प्रतिबद्धता थी वो सामने आई और धीरे धीरे लगातार उस सिचुएशन को इंप्रूव करते हुए आगे चलते जा रहे हैं। अभी शहरी क्षेत्र में आप सभी जानते हैं कि एक सिलेंडर से अपना दूसरे सिलेंडर लेने में जो आपका टाइम पीरियड गैप है वो 25 दिन है, ग्रामीण क्षेत्रों में वो 45 दिन है। तो इसको बांधते हुए वो सिस्टम उतने ही टाइम पीरियड पे उस चीज को एक्सेप्ट करता है। दूसरा एक टेक्निकल चीज और है कि एक साल में 12 सिलेंडर ही लिया जा सकता है। अब ये 45 दिन के ब्रैकेट को लेंगे तो वो कम गिरेगा, लेकिन क्योंकि ये एक फाइनेंशियल ईयर वाइज डेटा चलता है, यानी अभी इस समय पे भी अगर एक साल में किसी ने 12 सिलेंडर ले लिया है तो फिर उसका सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ऐसे भी उनको सभी उपभोक्ताओं से मेरा विनम्र अनुरोध है आप सभी के माध्यम से कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो कृपया करके इस चीज का आकलन कर लें कि क्या पता आपका वो 12 सिलेंडर का जो दायरा था वो कंप्लीट हो गया है, तो फिर आप उस पे सिस्टम पे जाएंगे तो सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। क्योंकि हमको ये समझने की जरूरत है कि जितने हमारे उपभोक्ता हैं, जितने लोग हैं जिला में, सभी को सारे ये सिलेंडर मिले ताकि सबके घर में सामान्य रूप से ये चीजों को उतारा जा सके। तो जो ये टेक्निकल पॉइंट है 25 दिन, 45 दिन और 1 साल का 12 सिलेंडर वाला, इसको जरूर चेक कर लें कि इसके दायरे में अगर आप आ रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई करने का प्रयत्न ना करें, न तो वो फिर सिस्टम ही अलाउ नहीं करेगा। एक डायरेक्शन हम लोगों के माध्यम से और दे दिया गया है कल शाम को, जो हमने रिव्यू किया था अपनी टीम के साथ, कि सभी 102 एजेंसी पॉइंट पे पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगा दिया जाए। खासकर जो बड़े एजेंसी होल्डर्स हैं जहां पे ज्यादा उपभोक्ता जुड़े हुए हैं, पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से अगर वहां पे भीड़ आ भी रही है तो उसको नियंत्रित करने बताने में पब्लिक एड्रेस सिस्टम से सहूलियत होती है। हमारे मजिस्ट्रेट पोस्ट भी जो वहां पे रहेंगे वो भी उस पब्लिक एड्रेस सिस्टम को यूज करके बताने का और सिस्टमेटिक करने का प्रयास करेंगे। दूसरा, जो हमारे महिलाएं हैं और दिव्यांगजन है या जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उन, और इसी क्रम में हर पुलिस स्टेशन में 24 घंटे काम करने के लिए एक टीम बनाई गई है, जिसमें 3 पुलिस ऑफिसर 24 आवर्स की शिफ्ट में दिए गए हैं। वो अपने मजिस्ट्रेट के साथ मिलकर और हमारे सभी 6 एसडीपीओ और एसडीएम लगातार इस पर नियंत्रण रखे हुए हैं। कल भी मैंने और डीएम सर के द्वारा जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके साथ बैठक की गई थी। उन्होंने भी बताया कि पुलिस की तरफ से पूरा सहयोग उनको भी मिल रहा है और कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर की शिकायत अभी तक हम लोग को प्राप्त नहीं हुई है। दूसरी बात है कि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर जो सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं वहाँ विधिवत तरीके से लाइन लगाई जा रही है और वहाँ पुलिस की भी प्रेजेंस रहती है। यही कारण है कि पूरे जिले में कहीं भी कोई विधि व्यवस्था की समस्या अभी तक उत्पन्न नहीं हुई है और हम लोग को पूरा भरोसा है, हम लोग की तैयारी पूरी है, कहीं होगी भी नहीं। सिचुएशन बहुत तेजी से नॉर्मल हो रही है, जैसे कि अभी आप लोग को बताया गया है। तो मैं अपनी तरफ से भी सभी से यही आग्रह करूंगा कि कोई भी पैनिक ना करे, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितनी सप्लाई चाहिए वो मौजूद है। और जहां तक कालाबाजारी और जमाखोरी की बात है तो आप लोग को पता ही होगा, टोटल जिले में अभी तक 3 FIR दर्ज की जा चुकी हैं। लखनऊ में, रुद्रपुर में, झंझारपुर में 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये तीनों के यहाँ जब पुलिस ने छापेमारी की तो इनके पास काफी सारे भरे हुए और खाली सिलेंडर बरामद हुए। जब इनसे पूछा गया कि इसका सोर्स क्या है तो कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब वो लोग दे नहीं पाए। इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और तीनों केसेस में चार्जशीट जल्द से जल्द करके स्पीडी ट्रायल चला के इन पे जो 7 साल तक की अधिकतम सजा है वो कराने के लिए हमारी प्रोसिक्यूशन सेल की टीम लगी हुई है। तो आगे भी अगर किसी ने इस प्रकार की हिमाकत की, कालाबाजारी या जमाखोरी, तो हम लोग को आसपास के ही लोग, गाँव के ही जो आम लोग हैं वो पुलिस को सूचना दे देते हैं कंट्रोल रूम पे, प्रशासन के कंट्रोल रूम पे। तो एक गांव से चप्पे चप्पे में नजर हम लोग की है और हम लोग को सूचना भी मिल रही है। तो किसी ने इसका अगर अनुचित लाभ उठाने की कोशिश की इस मौके की तो पुलिस आपके यहाँ आएगी, अरेस्टिंग होगी, 7 साल तक की जेल होगी। तो कृपया करके इस प्रकार की हिमाकत कोई भी करे ना। बाकी पुलिस की तैयारी पूरी है और सिचुएशन बहुत तेजी से नॉर्मल हो रही है। हम सभी लोग एक टीम के रूप में मिलकर इस प्रयास में है कि ये अल्पकालिक समय के लिए ये सिचुएशन है, किसी को इसमें दिक्कत ना हो और उसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। धन्यवाद। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट।
मधवापुर में रफ्तार का कहर एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ। साहरघाट थाना क्षेत्र के त्रिमुहान चौक के पास दो बेकाबू बाइकों की आमने सामने टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी युवक 18 से 22 वर्षीय बताए जा रहे हैं और दोनों बाइकों पर 3-3 लोग सवार थे। हादसा सोमवार देर शाम स्टेट हाईवे 75 पर हुआ। पुलिस ने घायलों को बेनीपट्टी सीएचसी में भर्ती कराया है, जहां से 2 युवकों की हालत नाजुक बताई जा रही है। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के साहरघाट थाना क्षेत्र स्थित त्रिमुहान चौक के पास 2 बेकाबू बाइक की आमने सामने की टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में दोनों बाइक सवार पर सवार 2 युवक की मौत हो गई, जबकि बाइक सवार अन्य 4 युवक जख्मी हो गए। जख्मियों में से 2 युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। साहरघाट पुलिस ने सभी जख्मियों को बेनीपट्टी सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया। वहां से नाजुक हालत में 2 जख्मियों को बेहतर इलाज के लिए मधुबनी शहर के अस्पताल रेफर कर दिया गया। दोनों बाइक पर 3-3 लोग सवार होकर तेज रफ्तार से विपरीत दिशा में जा रहे थे। यह दुर्घटना स्टेट हाईवे 75 पर सोमवार की शाम हुई है। सभी जख्मियों और मृतकों की उम्र 18 से 22 वर्ष की करीब है। घायलों के साथ साथ अस्पताल में मौजूद त्रिमुहान के वार्ड सदस्य उमेश शाह ने बताया कि मृतकों में त्रिमुहान गांव का विजय चौपाल और समदा के मोहम्मद शाहरुख का नाम शामिल है, जबकि घायल युवक में त्रिमुहान का नीतीश कुमार और किशन चौपाल के नाम हैं। वहीं 2 अन्य घायल युवक समदा गांव के मोहम्मद गुलरेज और मोहम्मद शाहबान हैं। डैन न्यूज के लिए मधवापुर से एस.के. दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी में बाल श्रम के खिलाफ सख्ती तेज करने का संकेत प्रशासन ने साफ तौर पर दे दिया है। जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में हुई जिला टास्क फोर्स बैठक में दोषी नियोजकों पर कार्रवाई की समीक्षा की गई और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर नाराजगी जताई गई। श्रम अधीक्षक को विमुक्त बाल श्रमिकों की अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। साथ ही ई रिक्शा, ईंट भट्टों और होटलों में बाल श्रम रोकने के लिए संयुक्त अभियान चलाने को कहा गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बाल श्रम के मामलों में कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। जिला अधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को बाल एवं किशोर श्रम से संबंधित जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने विशेष लोक अभियोजक से दोषी नियोजकों के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए स्पष्टीकरण की मांग की। साथ ही श्रम अधीक्षक मधुबनी को निर्देश दिया गया कि विमुक्त बाल श्रमिकों की अद्यतन स्थिति अगली बैठक में प्रस्तुत करें। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि शहर में बाल एवं किशोरों द्वारा ई रिक्शा आदि का संचालन पाए जाने पर उनके नियोजकों एवं अभिभावकों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त ईंट भट्टों, लाइन होटलों सहित अन्य स्थानों पर संयुक्त अभियान चलाकर बाल श्रमिकों को मुक्त कराने का निर्देश दिया गया। बैठक में डीडीसी सुमन प्रसाद शाह, श्रम अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक रश्मि, नगर आयुक्त उमेश भारती, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के प्रतिनिधि, जिला समन्वयक, चाइल्ड हेल्पलाइन तथा बाल कल्याण समिति के सदस्य सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी शहर में जल जमाव से जूझ रहे लोगों के लिए राहत की नई उम्मीद जगी है। माल गोदाम रोड स्थित स्टेशन परिसर के राज कैनाल नाले से अब करीब 60% इलाके में जल निकासी सुचारू रूप से शुरू हो गई है। साथ ही कीर्तन भवन रोड और विनोदानंद कॉलोनी में भी नए नाले के जरिए पानी निकलना शुरू हुआ है। 17 मार्च से शुरू इस व्यवस्था से स्थानीय लोग उत्साहित हैं। वहीं पूर्व पार्षद सुरेंद्र मंडल ने इसे विकास की दिशा में अहम कदम बताया है। मधुबनी शहर में जल निकासी की समस्या को लेकर एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। माल गोदाम रोड स्थित स्टेशन परिसर के राज कैनाल नाला से अब शहर के लगभग 60% हिस्से का जल निकासी कार्य सुचारू रूप से शुरू हो गया है। इसके साथ ही कीर्तन भवन रोड और विनोदानंद कॉलोनी क्षेत्र में भी नए नाले के माध्यम से पानी की निकासी प्रारंभ कर दी गई है।
दिनांक 17 मार्च 2026 को इस कार्य की शुरुआत होने से स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। लंबे समय से जल जमाव की समस्या से जूझ रहे इन इलाकों के लोगों को अब काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। बरसात के दिनों में यहां स्थिति और भी गंभीर हो जाती थी, जिससे आम जनजीवन प्रभावित होता था। पूर्व पार्षद सुरेंद्र मंडल वार्ड संख्या 15 ने बताया कि यह कार्य क्षेत्र के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इस नई व्यवस्था से न केवल जल निकासी में सुधार होगा, बल्कि शहर की स्वच्छता और स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि इस व्यवस्था का नियमित रखरखाव सुनिश्चित किया जाए, ताकि भविष्य में जल जमाव की समस्या दोबारा उत्पन्न न हो। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला होटल है जो कि एक साथ 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, ओखली, हॉल, समाज, वालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम। मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास 3 नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद। मधवापुर में पैक्स व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश अब खुलकर सामने आने लगा है। पंचायत के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वर्तमान पैक्स अध्यक्ष को बदलने की मांग उठाई और आगामी चुनाव में बदलाव का संकेत दिया। ग्रामीणों ने बिना जानकारी ऋण निकासी, असली किसानों से धान खरीद नहीं होने, पासबुक नहीं देने और एक ही परिवार के लंबे समय से पद पर काबिज रहने जैसे गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अब जनता बदलाव चाहती है। वहीं प्रेस वार्ता में गणेश शाह समेत कई ग्रामीण मौजूद रहे। मधुबनी जिले के मधवापुर पंचायत में भ्रष्टाचार के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा अब खुलकर सामने आ गया है। पंचायत के लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर वर्तमान पैक्स अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाया और पद
परिवर्तन की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि इस बार के चुनाव में वे अध्यक्ष पद को बदलने का मन बना चुके हैं, क्योंकि वे वर्तमान व्यवस्था से बहुत परेशान हो गए हैं। आरोप है कि बिना जानकारी दिए सदस्यों के नाम पर ऋण निकासी कर ली जाती है। इसके अलावा धान की खरीदारी वास्तविक किसानों से नहीं की जा रही है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। ग्रामीणों ने यह भी कहा है कि कई लोगों को अब तक पासबुक भी नहीं दिया गया है और लंबे समय से एक ही परिवार के सदस्य अध्यक्ष पद पर अपना दबदबा बनाए रखे हैं, जिसे अब बदलना बहुत ही जरूरी हो गया है, जिससे पारदर्शिता पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ग्रामीण गणेश शाह, घनश्याम मिश्र, अनिल मिश्रा और अन्य लोग शामिल थे। समर्थन है, सबको उपकार होना चाहिए, सभी आदमी अपना अपना बहुमूल्य वोट दे करके इनको विजय बना दें। कैसे कह सकते हैं कि अमरिंदर जी एक अच्छे पैक्स उम्मीदवार अच्छे पैक्स उम्मीदवार है। 3 साल से लड़ते आ रहे हैं लेकिन सफल नहीं हुए। इस बार सफल होना जरूरी है। अपना नाम बताइए। घनश्याम मिश्रा, कहाँ का? रामपुर। मीडिया बंधु को नमस्कार। और पैक्स चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। सबसे बेहतर उम्मीदवार श्री अमरिंदर जी हैं, बबलू जी, और पूरे किसान इनको समर्थन कर रहे हैं। और इनका विजन भी साफ साफ है कि प्रत्येक परिवार से एक पैक्स सदस्य बनाएंगे। साथ ही धान अधिप्राप्ति वाला मामला इन्होंने उठाया है। यहाँ खाद की भी किल्लत रहती है, तो ये सब समस्या जो देखे हुए हैं, तो मुझे निश्चित लगता है कि आने वाले समय में अगर ये अध्यक्ष बन जाते हैं तो निश्चित ही जो समस्या, मूलभूत समस्या किसानों की है, इस समस्या से समाधान दिलवा पाएंगे। इसीलिए मधवापुर की सभी किसान बंधु, सभी पैक्स सदस्य लोग अमरिंदर जी के साथ हैं और मैं इनको आगामी विजय की शुभकामना के साथ इनको बहुत बहुत अपना नाम परिचय बताइए। मेरा नाम गणेश शाह, पूर्व महासचिव मधवापुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, साथ ही सामाजिक गतिविधि में भाग लेते रहता हूँ। धन्यवाद जी। नमस्कार सब मीडिया वाले को। मैं अनिल मिश्रा बोल रहा हूँ। जहाँ भी जाते हैं वहाँ ये सब मिलता है, जो पिछले जो भी हुआ वो सब हमारे लोग के साथ में गलत हुआ, काम अच्छा नहीं हुआ। अभी जो है फिलहाल हमारे अमरिंदर कुमार मिश्र जी खड़े हैं, उनको जो है लोग यही कह रहे हैं, जो हम लोग आपसे काम से आपको जिताएंगे, आपको काम देखेंगे, आपको सम्मानित करेंगे। और हर जगह जो यही प्रचार हो रहा है, जो हमारे किसान इस बार सही बदलाव के रूप में आएंगे और सही ढंग से हम लोग उनको विजय बनाएंगे। धन्यवाद। बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बताएंगे? नमस्कार, मैं अमरिंदर कुमार मिश्रा उर्दू तमाम मीडिया बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं मधवापुर पैक्स अध्यक्ष पद हेतु अपना उम्मीदवारी दिया हूं और मैं कुछ कहना चाहता हूं उसके बारे में, इसलिए मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया हूं। बताइए, क्या पैक्स में आप चुनाव लड़ रहे हैं? पीछे भी आप पहले भी लड़ चुके हैं। क्या उद्देश्य है इस बार बदलने का? और वोटर के पास किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं आप? जैसा कि मैं तीसरी बार इस बार पैक्स का अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा हूं और इस बार जनता का सहानुभूति और बदलाव की भावना जो है वो पूरे है। जैसा कि जानकारी सभी को मैंने देना चाहता हूं कि मधवापुर पंचायत पैक्स की प्रति है मतदाता सूची 831 मतदाता है, लेकिन लगभग इसमें विलोपन जो मृत मतदाता जो है लगभग 150 मतदाता है, जो अभी तक इनको हटाया नहीं गया है। उसका सबसे बड़ा कारण है जो कि सभी मतदाता के नाम से मौन है। और लोनी का सूची भी मेरे पास में है जो कि 248 मतदाताओं पर लोन है। मैं चाहता हूं
मधवापुर पैक्स जो एक अच्छा पैक्स हो, इसके लिए मैं अपना चुनाव लड़ रहा हूं। अभी क्या हो रहा है जिसको गलत जो आप उसको हटाना चाहते हैं अभी के पैक्स जो चल रहे हैं? और आपने लोन की भी बात किया, तो उसके बारे में डिटेल से थोड़ा बताइए। लोन का जैसे कि मधवापुर में लोन जितने का भी पता लोन मिला हुआ है, किन्हीं को पासबुक नहीं मिला हुआ है। किनके ऊपर लोन है, किनके ऊपर लोन नहीं है, ये किसी भी टैक्स सदस्य को पता नहीं है। पारदर्शिता है ही नहीं उसमें। और क्या क्या हो रहा है गलत जिसको आप बदलना चाह रहे हैं? जैसा कि धान अधिप्राप्ति जो 10-20 किसान 10-15 किसान जो परिवार हैं उनको ही सिर्फ फायदा मिल रहा है, आम किसानों को कोई फायदा उससे नहीं मिल रहा है। फिर आपको अगर आपको बहुमत मिलता है, जनता आपको चाहती है, विजय दिलाएगी, तो फिर आप की क्या प्राथमिकताएं होगी? मेरा सबसे पहला प्राथमिकता होगा जो पूरे पंचायत में जितने भी मतदाता हैं वो हर परिवार से एक कम से कम सदस्य होना जरूरी है। जो मैं कोशिश करूंगा जो हर परिवार का एक सदस्य पैक्स का मतदाता हो। ओके। दूसरा जो है जितने भी लोनी हैं उनका जो पासबुक अभी तक नहीं मिला है, जो 40 साल से एक ही परिवार जो कुंडली मार के बैठे हुए हैं, उनको सभी मतदाता को पासबुक निर्गत कराना। अध्यक्ष कोई भी रहे। और तीसरा जो है जो भी काम होगा वो पारदर्शिता के होगा और लगभग साल में कम से कम 3 आम मतदाताओं के साथ बैठ के इस पर राय मशवरा करके सारा काम करेंगे। जैसे लोन दिलाना हुआ, लोन की प्रक्रिया होगी, खुद जो पैक्स सदस्य हैं जिनका लोन पास होगा उनको मैं बैंक साथ में लेकर जाकर के उनको लोन दिलाऊंगा। वोटरों को क्या संदेश देंगे? वोटरों को मैं संदेश यही देना चाहता हूं जो मैं इस बार तीसरी बार अपना उम्मीदवारी दिया हूं और सभी आदमी एक बार हमें मौका दे और आगे मैं उस पर खरा उतरूंगा। डैन न्यूज के लिए मधवापुर से एस के दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी में शहरी विकास और जन सुविधाओं को लेकर प्रशासन ने सिविल सोसाइटी के साथ संवाद कर नई दिशा देने की पहल की। मधुबनी समाहरणालय में जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में एलपीजी आपूर्ति व्यवस्था में सुधार पर संतोष जताया गया और लोगों से पैनिक बुकिंग व अनावश्यक भंडारण से बचने की अपील की गई। साथ ही कोसी रोड विस्तार, जयनगर औद्योगिक क्षेत्र, बेनीपट्टी में पार्क निर्माण और शहर की ट्रैफिक समस्या जैसे मुद्दों पर सुझाव लिए गए। जिलाधिकारी ने सभी सुझावों पर गंभीरता से कार्रवाई का भरोसा दिया। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों के साथ शहरी क्षेत्रों की आधारभूत संरचना के विकास, नागरिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण तथा जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी अनुमंडलों के माननीय सदस्य, संबंधित पदाधिकारी तथा प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने विशेष रूप से जिले में एलपीजी गैस की उपलब्धता एवं वितरण व्यवस्था को लेकर उपस्थित सदस्यों एवं अधिकारियों से फीडबैक लिया। इस दौरान सभी अनुमंडलों के प्रतिनिधियों ने एक स्वर में जिला प्रशासन द्वारा हाल के दिनों में उठाए गए प्रभावी कदमों का बखान करते हुए उसकी सराहना की तथा कहा कि स्थिति में पहले की अपेक्षा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। जिलाधिकारी ने सिविल सोसाइटी के सदस्यों के माध्यम से आमजन से अपील करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार के पैनिक या भ्रम की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जिले में एलपीजी गैस की पर्याप्त उपलब्धता है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे अनावश्यक बुकिंग एवं गैस सिलेंडर के भंडारण से बचें ताकि आपूर्ति व्यवस्था सुचारू रूप
से चलती रहे, वहीं सभी उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध हो सके। बैठक का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी रहा है कि सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं, स्थानीय आवश्यकताओं तथा विकास संबंधित प्राथमिकताओं को विस्तार पूर्वक जिलाधिकारी के समक्ष रखा। साथ ही उन्होंने कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए, जिन पर प्रशासन द्वारा गंभीरता पूर्वक विचार करने की बात कही गई। बैठक में जिन प्रमुख सुझावों पर चर्चा हुई, उनमें कोसी नदी रोड को घोघरडीहा रेलवे स्टेशन तक विस्तारित करने, जयनगर में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार की आवश्यकता, बेनीपट्टी में जिला परिषद की भूमि पर पार्क निर्माण, तथा मधुबनी शहर में अतिक्रमण एवं रोड जाम की समस्या के स्थायी समाधान जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल रहे। इन मुद्दों को स्थानीय विकास, यातायात सुगमता, रोजगार सृजन और नागरिक सुविधाओं के विस्तार के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने सभी सदस्यों एवं सिविल सोसाइटी प्रतिनिधियों को उनके रचनात्मक सुझावों, क्षेत्रीय अनुभवों एवं जनहित के प्रति उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन विकास कार्यों की जन सहभागिता के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस प्रकार के संवाद से न केवल स्थानीय समस्याओं की सही पहचान होती है, बल्कि उनके व्यवहारिक समाधान की दिशा भी प्रशस्त होती है। उन्होंने यह भी कहा कि जिला प्रशासन शहरी क्षेत्रों के समग्र विकास, आधारभूत संरचना के दृष्टिकोण व सुदृढ़ीकरण, यातायात प्रबंधन, सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार तथा नागरिक समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत है। सिविल सोसाइटी एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सुझाव प्रशासन के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होंगे। उक्त बैठक में पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार, नगर आयुक्त उमेश भारती, उप विकास आयुक्त सुमन प्रसाद शाह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। हरलाखी प्रखंड के सिसौनी पंचायत में गांव के समग्र विकास को नई दिशा देने के लिए जेंडर फोरम समिति का गठन किया गया। पंचायत भवन में मुखिया यदुवीर शाह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जेंडर फोरम के उद्देश्यों और इसकी भूमिका पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि इसका लक्ष्य पंचायत को गरीबी मुक्त, स्वच्छ, स्वस्थ, सुरक्षित और महिला हितैषी बनाना है। साथ ही सभी जनप्रतिनिधियों व कर्मियों से सहयोग की अपील की गई। हरलाखी प्रखंड के सिसौनी पंचायत भवन में मुखिया यदुवीर शाह की अध्यक्षता में पंचायत स्तरीय जेंडर फोरम सह पंचायत समन्वयक समिति का गठन किया गया। इस अवसर पर मुखिया ने वार्ड पंच, वार्ड सदस्य, आंगनबाड़ी सेविका, एएनएम, जीविका दीदी सहित उपस्थित सभी लोगों को जेंडर फोरम के उद्देश्य एवं कार्य प्रणाली की विस्तृत जानकारी दी। मुखिया ने कहा कि सरकार की मंशा जेंडर फोरम के माध्यम से पंचायतों में गरीबी मुक्त, स्वस्थ, बाल हितैषी, जल संपन्न, स्वच्छ एवं हरित, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा युक्त, सामाजिक रूप से सुरक्षित, सुशासित एवं महिला हितैषी गांव का निर्माण करना है। उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि सामूहिक प्रयास और सहभागिता से ही पंचायत का सर्वांगीण विकास संभव है। मौके पर वार्ड सदस्य नानटुम झा, पिंकी देवी, प्रियंका कुमारी, अलका देवी, कार्यपालक सहायक रोहित कुमार, एएनएम रूपम कुमारी, गुड़िया कुमारी, जीविका सीएम मंजुला देवी सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे। आज का जो बैठक रखा गया हमारे पंचायत भवन में, जरा बताएंगे जी। आज का जो बैठक है पंचायत स्तरीय जेंडर फोरम सह पंचायत समन्वय समिति की मासिक बैठक है और इसमें अध्यक्ष के रूप में पहली बार में मुखिया यदुवीर शाह, इस बाद में इसमें के जो सदस्य हैं वो सरपंच हैं, वार्ड सदस्य, वार्ड पंच और अध्यक्ष द्वारा नामित आंगनबाड़ी सेविका, एएनएम, शिक्षक, अधिकार दीदी, संबंधित यक्षमा दीदी, सामाजिक कार्य समिति, जीपीपीटीएफ के एफटी के 2 सदस्य एवं अध्यक्ष की अनुमति से अन्य सदस्य को इसमें चयनित किया गया है और सभी के सभी उपस्थित हैं। इससे क्या कुछ नया होने वाला है पंचायत? इसके तहत जो भारत सरकार का, बिहार सरकार का जो 9 थीम दिया गया है पंचायत को, उस 9 थीम में से 9 थीम पे काम करना था, लेकिन किसी भी पंचायत में 9 थीम पे काम हो नहीं रहा। अभी तक तो ऐसा है कि पंचायत के किसी भी जिला के या बिहार के किसी भी पंचायत में 9 थीम पे का उनका था कि 2 थीम पे भी काम नहीं चल रहा। जैसे थीम का बताएंगे तो? थीम पहला गरीबी मुक्त गांव, दूसरा है स्वस्थ गांव,
तीसरा है बाल हितैषी गांव, चौथा है जल पर्याप्त गांव, पांचवा है स्वच्छ और हरित गांव, छठा है आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा युक्त गांव, सातवां है सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव, आठवां है सुशासित गांव और 9 है महिला हितैषी। इसमें सभी को मिलाकर के तो टीम बनाया गया। हाँ, सभी का टीम है, जिसमें अभी मुख्य रूप से हमको 3 थीम पे हमको काम करना था। इसमें स्वास्थ्य गांव, महिला हितैषी गांव और बाल हितैषी गांव। तो बाल हितैषी गांव के तहत आते हैं आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य हितैषी गांव के तहत जो स्वास्थ्य केंद्र है पंचायत में वो सभी उसके तहत आते हैं, और महिला हितैषी गांव के लिए उसके लिए तो जीविका दीदी सब हैं, तो जीविका दीदी के तहत ही दिया गया, इसीलिए तीनों टीम को यहाँ बुलाया गया। और जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र भी हैं, एएनएम भी बैठे हुए हैं और जीविका दीदी के भी सब बैठे हुए हैं, और सबसे ये तीनों थीम पे काम करना था। अभी मुख्य रूप से 3 थीम पर हम सोच रहे हैं, 3 थीम पर काम को आज से हम लोग संचालित कर रहे हैं और पंचायत को बहुत ऊंचे स्तर तक ले जाना है। मधुबनी जिला में भी कोई भी पंचायत नहीं है जहां भी इसका बैठक भी हुआ है। ये पहला पंचायत हमको लगता है कि ट्रेनिंग के बाद पहला पंचायत है जहाँ 3 थीम पर काम चल रहा है। पूरा परिचय दीजिए। आज मैं जदवीर शाह, मुखिया ग्राम पंचायत राजसी। डेन न्यूज के लिए हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी में रसोई गैस की कालाबाजारी पर पुलिस ने सख्त शिकंजा कसते हुए बड़ी कार्रवाई की है। रुद्रपुर थाना क्षेत्र के कर्णपुर गांव में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 72 घरेलू एलपीजी सिलेंडर बरामद हुए, जिन्हें अवैध रूप से जमा कर ऊंचे दामों पर बेचने की तैयारी थी। पुलिस के अनुसार यह आम उपभोक्ताओं की आपूर्ति को प्रभावित करने वाला गंभीर अपराध है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मधुबनी जिले में एलपीजी गैस की कालाबाजारी एवं अवैध भंडारण के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार रुद्रपुर थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है तथा उसके कब्जे से भारी मात्रा में गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार रुद्रपुर थाना अध्यक्ष को सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के ग्राम कर्णपुर में एक होम्योपैथी दुकान में अवैध रूप से एलपीजी गैस सिलेंडरों का भंडारण किया जा रहा है। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस टीम ने तत्काल छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पाया गया कि दुकान संचालक द्वारा अपने प्रतिष्ठान में बड़ी संख्या में घरेलू उपयोग के एलपीजी सिलेंडरों को अवैध रूप से रखा गया था। पुलिस ने मौके से मोहम्मद समीम पिता अब्दुल कुदूस निवासी ग्राम पंचायत हरना थाना रुद्रपुर जिला मधुबनी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही वहां से कुल 72 एलपीजी गैस सिलेंडर बरामद कर विधिवत जब्त किए गए। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि आरोपी घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण कर उन्हें ऊंचे दामों पर बेचने की योजना बना रहा था। यह कार्य न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि आम जनता के लिए आवश्यक वस्तु की उपलब्धता को भी प्रभावित करता है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। मधुबनी पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जिले में इस प्रकार की अवैध गतिविधियों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।